वन वर्ड जो मैं परवरिश ड्रामे के लिए कहना चाहूंगी इज दैट इट इज एवरीवन्स लाइफ एंड लिटरली फ्रॉम एवरीडेज लाइफ एंड रनिंग इन एवरी हाउस होल्ड। हर घर की ये कहानी है जो चल रही है और इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे हर कोई कुछ ना कुछ रिलेट कर सकता है। लाजमी इसमें जो है वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई ना कोई किसी ना किसी की स्टोरी हम में से ज़रूर है। चाहे वो इसमें जो टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज़ की दिखाई है स्टोरी, उसमें बहुत सारे जो हमारे एडोलेसेंट टीन्स हैं जो कि बड़े हो रहे हैं आजकल इस दौर में जेन ज़ी वाले, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े हैं, जो कि उनके रिलेटिव्स दिखाए हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इवन वो भी इतने ज़्यादा रियलिस्टिक हैं कि वो आपको हर घर में मिलेंगे और वो जो खुद इस मकाम पे मौजूद हैं, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी की चाची है, कोई किसी का जो है वो इस स्टेज का जो 40 टू 50s वाले पेरेंट्स होते हैं, वो सब जो है वो इस स्टोरी से ना बहुत बेहतरीन तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आज इस ड्रामे की तमाम पॉजिटिव और जो लाइकली टू बी इम्प्रूव्ड चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। तो जी, परवरिश ड्रामा जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली प्रेज रिसीव कर रहा है। यरवा डिजिटल पे ड्रामा 7 अप्रैल से आ रहा है, मंडे ट्यूसडे को ये ऑन एयर होता है। और सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बैकग्राउंड चीज़ों की बात करूँ स्टोरी पर आने से पहले, तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि इसकी टीम, अ वेरी अमेजिंग एंड हार्ड वर्किंग टीम इज बिहाइंड दिस ड्रामा, क्योंकि मीसम नकवी की डायरेक्शन में ये ड्रामा है जो कि मायरी बेटियां इस तरह के पहले जो ड्रामाज आ चुके हैं पावरफुल स्टोरीज के ऊपर और जो कि काफ़ी हिट भी गए हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर भी जो है बहुत अच्छी डिलीवरेंस दी है टीवी पे। इसके अलावा जो है वो थिएटर आर्टिस्ट किरण सिद्दीकी हैं जो कि टेलीविज़न डेब्यू कर रही हैं इस ड्रामे के साथ अपना। सो इट इज़ रियली अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर हर एज़ वेल कि उनकी राइटिंग का ये ड्रामा जो आ रहा है वह डिजिटल पे ये इतना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर गया है, फेमस हो रहा है। और तीसरी चीज़ नन अदर दैन फ़हद मुस्तफ़ा, जो इसकी प्रोडक्शन टीम बिग बैंग एंटरटेनमेंट है, ये प्रोड्यूसर के तौर पे सर्व कर रहे हैं। फ़हद मुस्तफ़ा के प्रोड्यूसिंग ड्रामाज एज़ वी ऑल नो, या तो वो उसमें एक्ट करें या प्रोड्यूस करें, कुछ ना कुछ मैसेजेस लेके ज़रूर आते हैं। एंड ही इज़ नॉट लाइक कि वो कोई सी भी स्टोरी उठा के जिसमें एक टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप को फैंटेसाइज किया जा रहा है, ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ ड्रामाज। बाकी मैं इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन रिसेंट जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फहद मुस्तफ़ा इज़ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, सो इट इज़ लाइकली टू बी प्रोडक्टिव। तो ये जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर बेस करता हुआ ड्रामा है। प्लस जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी है द कास्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ कास्ट, एवरीबडी इज़ प्लेइंग सो वेल एंड देयर एक्सप्रेशंस आर ऑन पॉइंट, बहुत ही प्रॉमिसिंग उनके एटीट्यूड्स हैं, उनकी टीन से लेके जो मिडिल एज्ड हैं और उनसे लेके जो ओल्ड एज्ड हैं, हर किसी ने जब अपनी जगह पे बेहतरीन परफॉर्म किया है। कास्ट जो है वो बहुत अमेजिंग है और मैं ये नहीं कहूँगी कि कास्ट बहुत सब सब जो है वो बहुत वेल नोन कास्ट है। नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ ड्रीम टू हैव अ वेल नोन कास्ट, तभी जब वो आप ड्रामे को देख सकेंगे। ऑल्दो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परवरिश एट ऑल एट फर्स्ट। ऑल्दो मुझे इसकी टीम के बारे में पता था कि कौन से लोग ये ड्रामा लेके आए, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको इग्नोर किया हुआ था। बट आफ्टर सो मैनी प्रेज इट इज़ रिसीविंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मुझे एहसास हुआ कि यार आई शुड गिव इट अ वॉच एंड आई आई बिंज वॉच इट लिटरली। मैं देखती चली गई, इसकी तमाम एपिसोड्स मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दिए हैं। अब टिल 21th एपिसोड मैंने इसको देख लिया है और इन तमाम एपिसोड्स के बारे में जो मैसेज मुझे मिला है और इसमें दिया जा रहा है, तो मैं इसको ये करके जो है वो अच्छे से हाईलाइट करूँगी, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कास्ट की परफॉर्मेंस की मैं बात कर रही थी, सो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने अपना दिल लगा के सबने परफॉर्मेंस की है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा परफॉर्म करने में। ऐसा लग रहा है कि जो वो एफर्ट्स तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी एफर्ट नज़र नहीं आ रही है। जैसे एक एक्टर होता है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आता है कि अपने कैरेक्टर को चैलेंजिंग है एंड वी अंडरस्टैंड दैट, और वो चैलेंजिंग होता है, वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक एन ओरिजिनल फैमिली, कि सब जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, कनेक्टेड हैं और इतना ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से अलग ही नहीं लग रहा है। सब उनके बच्चे लग रहे हैं, दादा और दादी जो हैं वो एक्चुअल दादा दादी लग रहे हैं, कजन्स एक्चुअल कजन्स लग रहे हैं। उनकी बॉन्डिंग उन्होंने ऐसी क्रिएट करी है और ऑब्वियसली ड्रामा मेकर्स की इसमें बहुत बड़ी विजन है। और इसके अलावा जो परफॉर्मर्स हैं और जो यंग एज परफॉर्मर्स हैं इस ड्रामे में, दे हैव
डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत बड़ा मार्क क्रिएट किया है, क्योंकि इस एज में आके जो है वो ये परफॉर्मेंस देना, इट इज़ रियली गुड फॉर देम ऑल्सो, उनके फ्यूचर के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐना आसिफ और समर अब्बास जाफरी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी जो है वो उनको पजीराई मिल रही है ऑडियंस की जानिब से, क्योंकि उनकी एक्टिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऐना आसिफ इज़ डूइंग रिपीटेडली प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। समर अब्बास जाफरी को हम सपोर्टिंग रोल्स में भी देख चुके हैं, मेन रोल में भी देख चुके हैं, सो ही इज़ प्रूविंग हिज बेस्ट ऑल्सो। इसके अलावा जो मज़ीद चाइल्ड स्टार्स की एडिशन है, जो टीन्स का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस ड्रामे में जो है वो एक नया एडिशन अबुल हसन का जो कैरेक्टर है एज समीर, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बिकॉज ही इज़ एफर्टलेसली डूइंग ऑल द कॉमेडी, ऑल द बॉन्डिंग, और ऐसी उसने एक ऑरा क्रिएट कर दी है ड्रामे में कि उसके आते ही जो है वो सब लाइट हार्टेड हो जाते हैं, लाइट मोड में आ जाते हैं कि भाई अब तो कोई फन की बात ही होगी। प्लस जो उसने जोक्स क्रैक किए हैं, तो हमें खुद पता है कि सेट पे जो है वो कैसा माहौल होता है। आप एक्टिंग के अंदर हो, आपको जो है वो पिक्चराइज किया जा रहा है, सीन बन रहा है, तो उस वक्त जो है वो कॉमेडी करना ना बहुत मुझे मुश्किल लगता है। एक्टिंग में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, कॉमेडी इज चैलेंजिंग। तो उस वक्त आपको कॉमेडी करना कि आपको पता है कॉमेडी नहीं चल रही है, यहाँ पे सीन खराब हुआ, आपको डांट पड़ जानी है, लेकिन आप उसको कॉमेडी ऐसे क्रिएट करो कि जस्ट लाइक यू आर एक्चुअली टॉकिंग विद अ फ्रेंड एंड क्रैकिंग जोक्स। तो बहुत ही उन्होंने जो है ना वो लाइट नोट पे एक बड़ा ही कॉमेडिक और फनी अपना उनका कैरेक्टर है, जो उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है एंड ही इज डिजर्विंग रियली। इसके अलावा रेहाम रफ़ीक एज अमल, वो भी एक न्यू एडिशन है ड्रामा इंडस्ट्री में, हमने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है, और बहुत ही ज़्यादा वो अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रही है। शी इज़ अ मैच्योर सेंसिबल गर्ल एंड शी इज़ एक्टिंग लाइक वन। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जिसको मैच्योर और उसके नाम पे जो है वो कोई ओवर कॉन्फिडेंट दिखा देते हैं, या जो है वो थोड़ा सा नर्ड होते हैं जो हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं। नो, शी इज़ अ लिटरली बैलेंस्ड गर्ल, जो कि हर एस्पेक्ट में बैलेंस्ड है, जो कि एक घर की परफेक्ट लड़की नहीं होती जिसके ऊपर हर कोई रिलाय करता है कि हाँ भाई ये संभाल लेगी मामला। तो उन्होंने जो है ना वो अमल वो कैरेक्टर एंड रेहाम रफ़ीक इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली परफॉर्मिंग हर कैरेक्टर। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इन लोगों ने जो वो कितने अमेजिंगली अपनी जॉब्स ये लोग कर रहे हैं। समर अब्बास जाफरी एज वली जहांगीर एंड एना आसिफ एज माया, तो ये तो जाहिर सी बात है, हम इनको पहले भी देख चुके हैं एंड दे आर अगेन क्रिएटिंग एन अमेजिंग केमिस्ट्री टुगेदर। बहुत ही अच्छा ये लोग का परफॉर्मेंस है। समर अब्बास जाफरी की एक्टिंग में जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉलिश आती जा रही है, और बहुत जितना जितना जब वो उनको प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं, वो उतना फ्लुएंट हो रहे हैं एक्टिंग में, उतना स्मूथलेसली जो वो सीन्स को कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कि उनको जो है ना वो चैलेंज फील हो रहा है उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। उनकी एक एक चीज़ जो है बस बात की गवाही दे रही होती है कि येस ही इज डूइंग हिज बेस्ट, ही इज नॉट ट्राइंग, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। एना आसिफ इज अगेन एक इम्पल्सिव कैरेक्टर है थोड़ा सा, और नॉट वी शुड नॉट कॉल इट एन इमोशनल कैरेक्टर, वी शुड नॉट कॉल हर, लेकिन जो है वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है एंड जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग है। सो बहुत अच्छा उन्होंने भी जो है वो क्रिएट किया है। एक ड्रामे का जो एक सीक्वेंस चल रहा है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो मज़ीद चाइल्ड स्टार्स में नूर ज़ीशान ज़ानिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, हालांकि घर की छोटी दिखाया है उसे, लेकिन फिर भी जो है वो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो एक फैमिली का क्रूशल पार्ट है, जिसकी वजह से ही एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट हुई है सारी। हलीमा अली मर्शल का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि माया की सिस्टर बनी है, तो वो भी मुझे एक बहुत ही जो है ना अच्छा कैरेक्टर लगा, बिकॉज काफ़ी उनमें गट्स नज़र आ रहे हैं कि एज अ फ्यूचर एक्ट्रेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। तो इस तरह जो है ना वो काफ़ी लोगों ने अपना अपना बेस्ट परफॉर्म किया। अच्छा, अगर बड़ों की कास्ट में बात की जाए, सो नोमान एजाज इज सुपर्बली प्लेइंग हिज रोल एज यूजुअल, और वो भी कर रहे हैं जहांगीर का रोल। जहांगीर के भाई हैं, छोटे भाई सुलेमान, जिनका रोल साद ज़मीर फरीदी प्ले कर रहे हैं, और जहांगीर की वाइफ जो है वो सवेरा नदीम बनी एज मानूर, एंड सवेरा नदीम एंड नोमान एजाज मेक एन एब्सोल्युटली ग्रेसफुल कपल ऑलवेज इन रियल लाइफ। सो महानूर का रोल वो प्ले कर रही हैं, और समन अंसारी जो वो पन्ना का रोल प्ले कर रही हैं। समन अंसारी से टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना ना इस ड्रामे में परफॉर्मेंस दी है, सो मुझे बड़ी पसंद आई उनकी परफॉर्मेंस। इसके अलावा शमीम हिलाली दादी का रोल प्ले कर रही हैं, और क्या ज़बरदस्त दादी बनी है वो, क्या एब्सोल्यूट ट्रू टू हर कैरेक्टर, मतलब हर घर में आपको एक ऐसी दादी मिलेंगी। इसके अलावा अरशद महमूद अगेन एज प्लेइंग एज दद्दा, और ये जब अभी मीम से मोहब्बत में इनकी परफॉर्मेंस बहुत फेमस हुई थी, इनका कैरेक्टर, और अगेन जो वो आ गए हैं परवरिश में।
तो मुझे एक अच्छा चेंज लगा कि दादा दादी के रूप में जो उन्होंने ये रोल्स लिए हैं, दिए हैं जिन एक्टर्स को, वो बहुत ही अच्छा किया है इनको देख के, और एक नया और रिफ्रेशिंग वॉच हमें लगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि सुलेमान और पना जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। सुलेमान के पेरेंट्स हैं दादा और दादी, और उनके 2 बच्चे हैं, समीर और अमल। तो ये जो है वो रहते हैं घर में, और अब जब उनके भाई बाहर से वापस आ रहे हैं जो कि हैं नोमान एजाज जहांगीर, और अपनी वाइफ महानूर के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ जिनके नाम है वली एंड आनिया। सो ये जो है वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो क्यों वापस आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए मूव हो गए उनके साथ। अब जब से वो घर में वापस आए हैं तो घर में जो है वो प्राइवेसी का इशू सबसे पहले उठाया गया है कि जो समीर होता है उसको कहा जाता है कि तुमने वली के साथ अपना रूम शेयर करना है। तो उसके ऊपर जो वो दिखाया है कि अच्छा, समीर का कैरेक्टर सबसे पहले जो वो बिल्डअप किया है कि उन्होंने जब वो किस तरीके से उसका एक केयरलेस सा कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है। मैं जो वो सबसे पहले कैरेक्टर्स के ऊपर एक-एक करके बात कर लेती हूँ कि मुझे उनकी जो वो क्या अच्छी बातें लगी, और इसमें जो बीच-बीच में जितने भी एपिसोड्स के अमेजिंग सीन्स हैं उनको भी मैं साथ-साथ डिस्कस करती जाऊँगी। समीर के कैरेक्टर को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उनका जो वो बिल्कुल न्यू फेस हमें देखने को मिला है, और काफ़ी ज़्यादा जो फेमस भी हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। एकदम से जो है वो बहुत ही कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है उसकी। इसके अलावा जो अमल है, वो उसकी जो सिस्टर है, उन दोनों की वही दिखाई है टिपिकल सिबलिंग रिलेशनशिप के, आपस में ज़्यादा बनती-वनती नहीं है। अच्छा, समीर को लेकिन ये दिखाया है कि वो अंदर से ना काफ़ी केयरिंग है। जिस तरीके से हमने कि वो जब वो आनिया की कैसे केयर कर रहा है, उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है, थोड़ा-सा इम्पल्सिव और इमोशनल जो इस एज में लड़के होते हैं वो भी है। बट ओवरऑल ही इज़ अ गुड चाइल्ड, और है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस कि अगर वो देख रहा है किसी को मुश्किल में, तो वो ये नहीं कि मतलब वो अपनी ईगो और वो क्लैश और उसको लेके चले, बल्कि वो हर चीज़ को साइड पे रख के बस तैयार हो जाता है मदद के लिए। तो इसी तरीके से अमल है। अमल इज़ सो स्वीट गर्ल, और अमल इज़ द वन हू इज़ सफरिंग इन पेन एंड अलोन। हैना आसिफ का जो रोल प्ले कर रही है माया, माया वली, सबके इमोशंस जो है ना वो एकदम सामने आ जाते हैं, लेकिन जो अमल है वो एक डीप अपने अंदर जब वो छुपा के रखती है कि उसके अंदर जो है ना वो चल क्या रहा है। वो उन किड्स में से जो हर घर में आपको एक होता है कि जो बाहर से बहुत बहादुर बनता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत फीलिंग्स चल रही होती हैं, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते दैट व्हाट ही और शी माइट बी थिंकिंग। और जिसको सब लाइटली ही लेते हैं कि यार ये तो ओके ही है, लेकिन वो अकेले में ब्रेक डाउन होते हैं। सो अमल का जो है ना वो कैरेक्टर एंड अमेजिंग स्टनिंग परफॉर्मेंस बाय रेहाम रफीक। समर अब्बास जाफरी का थोड़ा-सा वही कैरेक्टर है जो उनका मोस्टली ड्रामास में होता है, वली जहांगीर का। अच्छा, वली जो है उसको ये दिखाया है कि उसका जो फादर है वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब स्कोल्डिंग बिहेवियर है, इंसल्ट करते हैं। तो यही ड्रामा इस चीज़ को हाइलाइट करता है, परवरिश जो ब्रॉट अप के ऊपर ही ड्रामा है कि कैसे जो है वो आप अपनी परवरिश आपके बच्चों की लाइफ़्स को इम्पैक्ट करती है। उसको म्यूज़िक का शौक है, लेकिन वो उसे जो है वो डॉक्टर बनाने के चक्कर में ज़बरदस्ती वही अपने नाम, अपनी रेपुटेशन के लिए, और बिज़नेस उनका वहीं चल रहा है अमेरिका में, लेकिन वो खुद अब यहाँ पे आ गए हैं। वो कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आए हैं, तो पता चलता है कि उनकी बेटी ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों में पड़ गई थी। तो इसके ऊपर बहस है पूरी कि वो उस माहौल में ऐसा हो रहा है और अब उनकी इतनी चीज़ें बदल चुकी हैं। खुला-डुला माहौल हो गया, सो इस चीज़ को लेके जो है वो बड़े मसले हैं। इस वजह से जो है वो वापस आ गए, लेकिन बच्चे उनके एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एंड बट जहांगीर डज़न्ट शो एनी काइंडनेस टू हिज़ फैमिली। तो इस तरह जो है वो जो जहांगीर का कैरेक्टर है वो दिखाया है कि वो मतलब बाहर की जो हवा लग जाती है जिनको, कि वो उसी तरह के माहौल का आदी हो गया है। तो प्राइवेसी पे उसको इश्यू है, उसको घर में इस तरह की चीज़ों बातों पे इश्यू है, बट स्लोली ही इज़ बिकमिंग फ़ैमिलियर विद एवरीवन, और बच्चे जो है वो उनके अच्छे हैं, बेसिकली एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आन्या जो है वो एक बहुत ही डरा-सहमा कैरेक्टर है, उसी के बिहेवियर की वजह से ये लोग सब जो है वो पाकिस्तान आए, ऑल्दो उसे डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, लेकिन वो अपने आप को सबकी वजह समझती है कि अगर वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं होती तो सब कुछ शायद सही ही होता। तो वो एक बहुत ही इनोसेंट गर्ल दिखाई है, और बहुत ज़्यादा जब उसको लड़कियाँ बुली भी करती हैं उसके कॉलेज में, उसके स्कूल में, तो वो बहुत ईज़िली बुली भी हो जाती है, डर भी जाती है, डरी-सहमी सी रहती है, शी इज़ सो डिस्टर्ब्ड। जो है वो अब आते हैं माया के कैरेक्टर पे, उसके जो फादर हैं, ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। बहुत ही खतरनाक अब्बा दिखाए हैं जो कि किसी को, उनको बिल्कुल बेटी की फीलिंग्स, इमोशंस, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। माया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो डॉक्टर बनना है, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है।
लेकिन जब उसके फादर ये शर्त रख देते हैं कि अगर तुम शादी करोगी तो ही तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे, तो उसकी अम्मी कहती हैं कि अभी तुम इनकी बात मान लो और 5 साल तक कोई शादी नहीं हो रही है। इस चक्कर में एक बहुत ही घटिया इंसान से उसकी एंगेजमेंट तय हो जाती है, जो कि बार बार उसे तंग करता है, हरास करता है, उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से उसके जो अब्बा हैं वो भी उसकी बात का यकीन नहीं करते, बल्कि वो अपने दामाद की बात का यकीन करके उस पर हाथ भी उठा देते हैं। और उसकी अम्मी जो कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लेती, तो अभी रिसेंट एपिसोड्स में जो आया है सीन के, मतलब उन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया और फाइनली बेटी के लिए, दैट वाज सो पावरफुल सीन। तो इसी तरह जो वो ये माया का सीन है, जब माया जो है वो एंगेजमेंट हो जाती है, बट शी वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्वड इन दैट रिलेशनशिप, और वो वली के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है जब वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ होती है, और दोनों एक दूसरे के लिए एक्चुअली फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। लेकिन वली को बहुत सदमा पहुंचता है जब उसे पता चलता है कि माया ने अपनी एंगेजमेंट छुपाई है, और माया जो है वो फिर उससे बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर देती है, लेकिन जो है वो करती है उससे इनसाइड, जो वो लाइक करती है बहुत ज्यादा। तो बड़ा एक इस तरीके से ही ड्रामा जो है वो बहुत सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है। अच्छा, जहांगीर की जो वाइफ है महानूर, वो क्या है कि वो कोई कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। उसकी भी जो है वो बात कभी गलत नहीं है, क्योंकि वो आसाइशों की आदी है, उसकी पूरी फैमिली वही रही है और उसके हस्बैंड ने उसे यहाँ ला के बिठा दिया। और अब जो है वो चाहती है, वो सिर्फ लाइफ को आसान बनाना चाहती है कि जो जदीद दौर के टेक्नोलॉजीज हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए, अपनी लाइफ को आसान किया जाए। लेकिन उस घर की जो दादी हैं, जो शर्मीम हिलाली प्ले कर रही हैं रोल, वो भाई बहुत ही पुराने ख्यालों की मालिक है, और उनको वही पैकेट के मसालों से नफ़रत और हर ऐसी चीज़ से नफ़रत है जो कि बाहर की है। बस उनको घर का चाहिए, घर का खाना। ये एक-एक चटनी जो है वो कूट पीस के बनाया जाए, चाहे इसमें दूसरे की चटनी बन जाए बनाने वाले की, लेकिन उनको परवाह नहीं है। लेकिन उनके टाइप की जो बहू है पना, वो उनके बिल्कुल टाइप की है, और वो उनके सारे इसी तरीके के काम करती है। ऑल्दो उस पे कोई प्रेशर नहीं है, उसका हस्बैंड उसके साथ तो देता है। और जो सुलेमान है वो बहुत अच्छा हस्बैंड दिखाया है, उनकी फैमिली बहुत फ्लरिश कर रही है क्योंकि वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अच्छे माहौल में बड़े हो रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जहांगीर और जो महानूर का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, और इसी टेंशन के अंदर उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बिटर हो गए, उनकी पर्सनैलिटीज़ खराब हो रही हैं, वो ट्रामाटाइज हो रहे हैं, टॉक्सिक हो रहे हैं। तो घुटन उनकी जिंदगियों में बढ़ती जा रही है। बच्चों का ब्रॉटअप कैसे एनवायरनमेंट में करना है, बच्चों की क्या नीड्स होती हैं, नॉट जस्ट फिजिकल, रिमेंबर, बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी करना इज वे मोर डिफिकल्ट देन मीटिंग देयर फिजिकल नीड्स, क्योंकि आप उनके फिजिकल जो डिमांड्स हैं वो प्रोवाइड करोगे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर इमोशनल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पेरेंट लेना पसंद नहीं करता, सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में। तो उस चीज़ को इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाईलाइट किया है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स का बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रॉटअप जो है वो 2 तरीकों से देखा है। एक भाई की फैमिली, दूसरे भाई की फैमिली, दोनों के ब्रॉटअप में बहुत फ़र्क है। लेकिन उनके बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में भी बहुत फ़र्क है। जिन बच्चों का ब्रॉटअप एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो अपने माँ-बाप के दरमियान उनके रिलेशन में प्यार देखते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ बड़े हो रहे हैं, रिलैक्स माइंडेड है। और जिन बच्चों का ब्रॉटअप इस टेंस्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है कि अब उन्हें किसी बात पे मार पड़ेगी, डाँट पड़ेगी, तो वो किस माहौल में बड़े हो रहे हैं और उनकी शख्सियत तबाह होती जा रही है। जो खौफज़दा है, जो स्केयर्ड है, वो मज़ीद खौफज़दा होती जा रही है। जो बागी है, जो गुस्से वाला है, वो मज़ीद जो है वो बागी बनता जा रहा है। दैट्स एग्ज़ैक्टली हाउ इट हैपेंस इन फैमिलीज़। जो लोग जो आप हैं, आप एक्चुअली अपने बच्चों की पर्सनैलिटीज़ को शेप कर रहे हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्यूचर बिहेवियर्स, फॉर देयर फ्यूचर रिलेशनशिप्स एज़ वेल। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको कोई ऐसा एक्सेंट और इस चीज़ का इशू नहीं दिखाया, ना ये कॉम्प्लेक्स दिखाया कि अगर आप एक्सेंट मारेंगे तभी आप जो अमेरिका के दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनकी फैमिली जो वो इंग्लिश बोलती है, जो कि उनकी हैबिट है, क्योंकि वहाँ रह के उनकी ज़िंदगी का ये पार्ट है। तो वो बिल्कुल कैजुअल इंग्लिश बोल रहे हैं, दे आर नॉट पुटिंग एक्सेंट इनटू इट, जिसपे लगता है मुझे एक्चुअली मेहनत की गई है कि भाई एक्सेंट मत मारो, और तुम्हारी रूट्स तो तुम्हारी पाकिस्तान से ही है ना, और तुम उनसे कनेक्टेड भी रहे हो, आते जाते रहे हो, फिर तुम्हारे घर में उर्दू बोली जाती है। यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक एन एक्चुअल अमेरिकन पर्सन। आप पाकिस्तानी हो, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप उसी की तरह बिहेव करो। सो आप लैंग्वेज अडॉप्ट करो, यू कैन नॉट अडॉप्ट द एक्सेंट। तो इस चीज़ को भी बड़े अच्छे से इन्होंने ना नज़र में रखा है, ताकि लोग किसी भी चीज़ पे जो है ना वो क्रिटिसाइज ना करें या मजाक ना उड़ाएं। तो एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, ये बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया कि जो यूएस में रहता है तो उनकी वैल्यूज़ बहुत ख़राब होंगी, और जो यहाँ रहते हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, हमेशा एतदाल पसंदी को फोकस किया गया। ये दिखाया गया ड्रामे में कि ये मैटर नहीं करता जहाँ आप रहते हो वहाँ के लोग कैसे हैं, मैटर आपकी अपनी तरबियत करती है। अगर आप वहाँ पे वीकनेस है तो आप पाकिस्तान में अपने कंट्री में रहते हुए भी जो है ना वो भूल चूक कर जाओगे और आपके बच्चे गलत तरफ निकल जाएंगे।
तो लोग जो ये डर और खौफ रखते हैं कि भाई वहां पे तो ऐसा माहौल है और हम तो वापस आ गए और हम तो ये वो, तो ये सब जो है वो आपकी एक्चुअली आपके ब्रॉटअप की वीकनेसेस हैं। आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो और अब आपने सोचा कि वहां पे तो एक बड़ी फैमिली मौजूद है तो बच्चे अच्छे पल जाएंगे, तो आप वहां लेके आ गए। सो दैट्स योर वीकनेस, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पहले आपने उनको जब वहां की हवा दिखाई और फिर उसके बाद उनसे एडजस्टमेंट करवा रहे हो, उसके बाद उनकी पर्सनैलिटीज पे क्या असर पड़ रहा है। जो जहांगीर और महानूर का ब्रॉटअप है, महानूर इज द फ्रेंडली विद हर किड्स, लेकिन अच्छा इस ड्रामे की खास बात यह है कि किसी को भी जो है ना वो कंप्लीट नेगेटिव या कंप्लीट पॉजिटिव नहीं दिखाया, और यही ह्यूमन नेचर है, नोबडी इज परफेक्ट। हर इंसान का जो है वो एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। अब जैसे पन्ना के कैरेक्टर को ले लें कि वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, जो कि हर काम बहुत अच्छे से करती है, हर इंसल्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, रिएक्शन नहीं देती है, गुस्सा और घर का माहौल खराब नहीं करती है। लेकिन उसको भी दिखाया है कि कोई बात बुरी लगती है तो ये नहीं है कि वो चुप रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाज़ दफ़ा अच्छे कैरेक्टर्स हमें ना एनॉय कर जाते हैं ड्रामे में कि यार ये इसके साथ ज़्यादती हो रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो ये चीज़ नहीं है इसमें। इसमें दिखाया है कि उसके साथ कोई ज़्यादती होती है, उसको कोई बात बुरी लगती है तो वो अपने हस्बैंड से अकेले में शेयर करती है। दैट इज़ अ रियली नॉर्मल बिहेवियर। हमारे ड्रामाज़ में जो ये दिखाते हैं कि लड़कियाँ जो है वो जो सीधी हैं वो इतनी सीधी हैं कि मतलब वो शौहर सामने बैठा हुआ है, आप अलोन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप बता ही नहीं रहे हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है आज। तो वो बताती है, फिर उसका शौहर उसको सपोर्ट करता है और दिखाते हैं कि एक औरत के लिए ना यही काफ़ी होता है जब उसका शौहर उसके साथ स्टैंड करे, उसके लिए बात कर ले, स्टैंड ले ले, सपोर्ट करे। तो वो चीज़ उनका जो डायनामिक है रिलेशनशिप का वो बहुत खूबसूरत है सुलेमान और पन्ना का। इसके अलावा सेम अगर जहांगीर और महानूर पे अप्लाई किया जाए तो महानूर जो बोलती है जहांगीर ने उसका ऑपोजिट ही करना होता है। महानूर सपोर्ट करती है जहांगीर को उसके बड़े-बड़े डिसीजंस में, उसके साथ पाकिस्तान भी आ गई, लेकिन वो उसको मतलब एडजस्ट नहीं करवा पा रहा है। वो बहुत कम आप उसको देखेंगे कि कोई अच्छे मूड में हुआ महानूर के साथ। अदरवाइज़ हर वक़्त उनके तानेबाज़ी चलते रहते हैं और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिसके बाद उनकी बच्ची जो है वो इतनी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई है और जो उनका बेटा है वो बागी होता जा रहा है और वो छुप-छुप के म्यूज़िक उसका पैशन है, वो उसको परस्यू करना चाहता है, मगर उसे पता है कि उसे कितनी मार पड़ेगी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही गलत तरीके से शेप कर दी है। अभी रिसेंट एपिसोड्स में ये भी एक बहस छिड़ गई थी कि भाई एमकेट का टेस्ट पास करना कोई मज़ाक है। आपने दिखाया कि मेडिकल का टेस्ट जो वो ऐसे ही पास हो गया, वली जो है उसके अंदर। माया को तो चलो दिखाया कि वो हर वक़्त पढ़ती रहती थी, लेकिन वली कैसे पास हो गया? वो तो फ़ेल होना चाह रहा था और फ़ेल होने की कोशिश करते-करते पास हो गया, मतलब इतनी अच्छी लक किसकी होती है? सो हम जो है ना वो बिगर पिक्चर की तरफ नहीं देखते। एक्चुअली वो यही दिखाना चाह रहे थे कि वली को लगता है कि वो पास हो गया, ऐसे पास नहीं हुआ जाता। उसके फादर ने जो अपने मिनिस्टर फ्रेंड से सिफारिश करके उसको पास करवाया। दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो ये बात जब उसको इस एपिसोड में रिसेंट पता चली है तो बहुत ही उसके लिए जो है वो पहाड़ बन के टूटी है एंड अब वो घर छोड़ के चला गया और वो कैसे रहेगा, क्या करेगा? तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल आ गए हैं और जो थोड़ा-सा हमें फ़नी टच एक कॉमेडी मिलती रहती है वो अब नहीं मिल पाएगी। थोड़ा सीरियस नोट पे ड्रामा आ चुका है। बिकॉज़ आई थिंक इट्स गोइंग टुवर्ड्स द एंड, फाइनली रैप अप हो रही हैं चीज़ें। अच्छा दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यही दिखाया है कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स उनको जो है वो प्रेशर करके, अच्छा ये थोड़ी सी टिपिकल स्टोरी ही है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन हुई है। सो वी यू शुड वॉच इट कि बहुत ज़्यादा जो है वो सप्रेस करके रखना चाहते हैं उसका बाप जो है वो माया को। और उसमें ये जो उनके रिलेशनशिप में जो बात इंपॉर्टेंट है ना, मैं सिर्फ वो हाईलाइट करूंगी कि जब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को छोड़ के थर्ड पार्टी की बातों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं ना, तो दुनिया से कोई नहीं बचा सकता आपके बच्चों को, क्योंकि आप ही उनके प्रोटेक्टर्स हैं। अगर आपने उनकी बात का बिलीव नहीं किया और तो और दुनिया को भी दिखा दिया कि हाँ भाई हम अपने बच्चों की बात से ज़्यादा आपकी बात पे भरोसा है, तो फिर आपके बच्चों को दुनिया खा जाएगी और वही जो है वो इस ड्रामे में हो रहा है। और अच्छा माया और वली की इतनी कोई एज नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी जो वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करें दैट इज़ नेचुरल। कुछ लोग इस तरह भी कह रहे हैं कि ये उसके जो फियांसी उसके साथ गलत हो रहा था, भाई वो एक तरफ हो जाए, बट उसके केस में हम ये देख रहे हैं कि उसने खुद भी सीरियसली एंगेजमेंट नहीं करी है, प्लस उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा ना, उसको चॉइस ही नहीं दी जा रही अपने लिए कोई फैसला करने की, सोचने की। शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। वो अट्रैक्ट हो रही है, वो एक स्केप ढूंढ रही है, जिस वजह से वो वली से अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसके नेचर में उसको आज़ादी नजर आ रही है, वो उसके साथ आज़ाद महसूस करती है, खुल के जीती है उसके साथ, खुल के बोल सकती है। वलीद के साथ वो खुद को सफोकेट महसूस करती है, तो जिसकी कंपनी में वो खुशी महसूस कर रही है वहाँ वो इंजॉय कर रही है। अनइंटेंशनली उसने उसकी होप्स हाई कर दी वली की,
और वो भी अंदर अपने ये बात रखती है जो वली कहना चाहता है, लेकिन वो उसको जुबान पे आने से डर रही है, जबकि वली ये बात कह देता है। और फिर अब उनका जो ब्रेकअप टाइप कुछ हो जाता है बीच में, और फिर उसके बाद उसके फादर ने उसको मारा भी है, और फिर वली से जो है उसकी एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। तो ये दिखाया है कि जब हम अपने बच्चों के ख्वाबों को तोड़ देते हैं शादी और इस तरह, और वो भी इस तरह के लोगों से शादी, सिर्फ इसलिए कि आपको वो पैसे वाला एक इंसान मिल गया, आपको अपने खानदान में अपनी नाक बढ़ाने के लिए कोई रीजन मिल गया। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना इस इशू को इन्होंने हाईलाइट किया है। तो माया का तो एक ये प्रॉब्लम चल रहा है। और वली और आनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये नहीं है कि उनकी फैमिली तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, पढ़ाएगी भी उनको, और इस तरीके की चीज़ों में उनकी कोई रोक टोक ऐसी नहीं है कि शादी कर दो, ये कर दो। लेकिन उनके अलग ही मसले हैं। अब सेम अगर मैं सीन्स को कंपेयर करूं कि जब वली बहुत डरा हुआ होता है, वो गाड़ी मार देता है और मॉब अटैक उस पर हो रहा होता है, तो उसके चाचू उसको बचा लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू को बताएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है, थप्पड़ पड़ता है। यही चीज जो है वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी खराब करी, और दोनों भाई इस बात पे एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं। तो ये उसका भाई उसको समझाता है कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली तबाह कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे बात करने से डरते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहा। जहांगीर इज टोटली स्टबर्न एंड सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, उसको लगता है कि हर चीज वो सही कर रहा है। दूसरी बात, वली का देखें आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस शैटर होता है पूरे खानदान के सामने। उसके बाप ने उसको थप्पड़ मारा, जलील किया। इसी तरह दूसरी दूसरे सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि जब आनिया जो है वो अपने फादर के सिग्नेचर्स फोर्ज कर रही होती है ताकि चीटिंग फेल होने का किसी को पता ना चले, तो समीर पकड़ लेता है और उसके बाद उसको पैनिक अटैक आता है, वो बेहोश हो जाती है। अब ये बात जब वो समीर अपनी माँ को आके बताता है कि मेरे से ना शायद ये गलती हो गई और शायद वो मेरी वजह से बेहोश हुई थी, तो उसकी अम्मी को कहती हैं कि वो जो बहुत ही प्यारा सीन था, वो कहती है इधर आओ मेरे पास आओ, और फिर वो उसको हक कर लेती है और फिर वो कहती है कि बेटा तुमने बहुत सेंसिबल एक्ट किया। तो दिस इज हाउ यू आर शेपिंग योर चिल्ड्रन, दिस इज हाउ यू आर मेकिंग द फ्यूचर वर्जन ऑफ योर किड्स। कि आप जो आज करोगे ना वो कल बनेंगे। वो कल अपने रिलेशनशिप्स में उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, उनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। आप उनको ऐसा माहौल दो, उनको वो कॉन्फिडेंस दो। फिर वो उसको सही बात भी करती है कि बेटा अगर तुम्हारे पास उसके पेपर्स हैं तो वो मुझे ला के दे दो। तो ये बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड दिखाया है। तो सुलेमान की फैमिली से उसका बॉन्ड, उसकी वाइफ के साथ उसका बॉन्ड, और जहांगीर की वाइफ के साथ उसका बॉन्ड, फिर वो चाहे अपने बेटी से जितना भी प्यार कर ले वो फिर भी खौफजदा रहती है। अब देखिए, आपने उस बच्ची के सामने उसके बड़े भाई को चमाट लगाया, तो अब वो ये डर गई, वो ये भूल जाती है कि मेरा बाप जो मुझे भी मारेगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा एक बिटर और हार्श रियलिटी को शो किया गया है। अच्छा, शमीम हिलाली बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी सास जो है वो उसमें बनी है। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रही है ना, शी इज़ एक्चुअली गिविंग अ रियल दादी वाइफ, जो कि हर घर में एक ऐसी सास मौजूद है जो बहुत तंग करती है, और वो भी कंप्लीट बुरी और अच्छी नहीं है। शुरू में हम ये देखते हैं कि सुलेमान और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घरों में, सबके घरों में ये चीज़ चल रही होती है कि जो एक भाई ज़रा बाहर बाहर से आता है, कोई कमाता है बाहर जाके, तो उसकी ऑटोमेटिकली इज्जत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या है कि महानूर की इज्जत उनकी नज़र से तब कम होती है जब उन्हें पता चलता है कि बेटी तो ड्रग्स और इसमें इन्वॉल्व थी। तो वो ऑटोमेटिकली महानूर को बुरा समझने लगती हैं कि उसने ये क्या तरबियत की। तो हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर बच्चे खसूसन बच्ची जो है वो कोई गलती कर दे, तो उस पे जो है वो मुंह सिर्फ माँ से बनाया जाता है, जैसे सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी कि उसने जो है वो संभाल नहीं सकी। उसके बाद जब उन्हें महानूर से मसला हो जाता है, फिर वो जिद्दत के हक में होती है कि नई नई चीज़ें आनी चाहिए, घर में एडवांसमेंट्स होनी चाहिए। ये क्या घर में औरतें किचन में लगी रहती हैं, वो उसकी चीज़ के खिलाफ है। तो दादी को इस बात से भी बहुत शदीद मसला है कि भाई मेरे मरने के बाद कर लो, अभी तो मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये मेंटल एक सेट मेंटालिटी है एक बूढ़ों की हमारे यहाँ की, कि जब वो अपने घर में रखते हैं ना लोगों को, तो उनकी मेंटालिटी होती है कि हम जो चाहते हैं ना वो वैसे तरीके से हो तो अच्छा है। अब वो अपने ख्यालात को लेके आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कितना ज़्यादा उन पे काम का बोझ पड़ा हुआ है। अगर आपने किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा भी करेगा, वो आने वाली जनरेशन क्यों सफ़र करे, आपने भी सफ़र किया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आप उनकी ज़िंदगी आसान बनाओ। लेकिन नहीं, आपको उनका और पनाह का जो रिलेशनशिप है वो यही है कि पनाह जब तक उनकी बातों पे चलती रहे तो वो अच्छी हैं, जिस दिन वो उससे बगावत कर दे तो वो लड़ाई कर लेंगी। लेकिन बहरहाल उनकी एक अच्छी बात दिखाई कि उनके अंदर एक वो है जो जिम्मेदार सास वाली चीज़ है, कि जब वो महानूर का गुस्सा, वो बहुत दफ़ा नाइंसाफ़ी करती हैं पनाह के साथ, महानूर का गुस्सा वो पनाह पे निकाल देती है। लेकिन जिस दिन उन्होंने उस पर गुस्सा किया तो उन्होंने जब वो नेक्स्ट डे उसको रियलाइज़ करके उससे माफ़ी भी मांगी और दिखाया कि मामले को जो है ना वो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स होती हैं, सास बहू से जो वो कैसे कर सकती है कि एक दोबारा से वही डायनामिक क्रिएट
वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कहाँ होता है हमारे यहाँ। तो बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मतलब ड्रामे की अच्छी लगी कि भाई ये नहीं दिखाया कि अगर कोई इतना विलन है तो इतना है कि बस वो सास बहू पे जुल्म ही करे जा रही है, अब तुम सोओगी नहीं, अब तुम हंसोगी नहीं, ये नहीं करोगी। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो एक ऐसी स्टोरी दिखाई कि जो हर घर की है, क्योंकि भाई हर घर में सासें हर वक्त अच्छी भी नहीं होती और हर वक्त बुरी भी नहीं होती। तो कुछ अच्छाई हैं, कुछ बुराइयां, यही हम लोगों के घरों की जिंदगी की रोज की कहानी है। पना का भी यही है कि वो अपनी सास के सामने थोड़े से नंबर बढ़ाने की होती है उसको कोशिश, जाहिर है। तो वो उनसे डिस्कस कर लेती है महानूर का रवैया, जबकि उसे पता है कि महानूर टोटली रॉन्ग नहीं है। और वो तो वो सिर्फ ये तो नहीं कहती कि मैं काम नहीं करूंगी, वो पना के लिए भी कहती है कि भाई तुम भी अपनी लाइफ को आसान करो, तुम भी जो है वो रोटी मेकर। और उस पे जो सीन था वो बहुत फनी था कि जब वो रोटी मेकर में रोटियां बनाती है और दादी खा लेती है मजे से, उनको पता भी नहीं चलता, और वो कहती है तो रोटी मेकर की थी। तो इस तरह जो है ना वो दिखाया है कि ये हमारे जो है ना, मतलब ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, जो पुराने सोच के मालिक होते हैं, उनके सिर्फ थोड़ा सा ईगो इशू होता है कि भाई हमने किया तो आज भी हो सकता है, जब हमने उस वक्त किया था। बहन भाइयों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई है। द सीन, आनिया फेल हो जाती है और सिर्फ अपने भाई के कहने से बाहर आती है, फिर जो वली उसको समझाता है किस तरीके से। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर ड्रामाज में यही होता है कि भाई बहन के ऊपर चढ़ दौड़ता है कि भाई तुम तो लाडली हो, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो इसी चीज को बेनिफिट बना के आनिया को बताता है, जब वो कहती है कि हमारी फैमिली बहुत परफेक्ट होती है और मैं अगर ना होती इस घर में, ये वो इस घर का हिस्सा, तो वो उसको कितने अच्छे से समझाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम आई हो तो देखो तुमसे सब प्यार करते हैं, तुम्हें ख्याल रखते हैं तुम्हारा, और तुम्हारी वजह से मैंने जो वो औरत की रिस्पेक्ट करना शुरू की है। पहले मैं बहुत बदतमीज था, बहुत बदतमीजी से बात करता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, एक तरीका होता है, एक सेंस होता है बात करने का, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला। तो वो बहुत खूबसूरत कॉन्वर्जेशन थी उनके दरमियान, अ मच नीडेड कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर। और ऐसे भाई बहन हो ना हो, लेकिन भाई बहनों को ऐसा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द वे दे आर शोइंग स्मॉल मैनर्स, स्मॉल जेस्चर्स होते हैं, जिनको आप शो करते हो ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे वो बहन से, जो वो छोटी बहन है लेकिन उससे आप करके बात करता है। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है कि उनके फादर जितने भी बुरे हों, लेकिन मैंने उनकी एक चीज़ देखी है कि वो अक्सर अपनी वाइफ से, या जब अपनी बच्ची से है तो खास तौर पे आप करके ही बात करते हैं। तो वही चीज़ उनके बेटे ने भी कॉपी करी है कि जब मेरा बाप बेटी को जो है वो आप बुला रहा है तो मैं भी बुलाऊं। तो ये इन्होंने ड्रामे में स्पेशली हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें फील हो जाती हैं जब ड्रामे को इतनी खूबसूरती से उसमें मैसेज शो किया जाता है। तो इसी तरह जो दूसरी तरफ माया की अम्मी दिखाई हैं कि वो कभी भी स्टैंड नहीं लेती, और माया की आंखों में ना एक शिकायत, एक शिकवा होता है हमेशा से। लेकिन इस बार जो है वो जब उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने हाथ ही उठा दिया बेटी पे, अब वो उन्होंने जो स्टैंड लिया ना, वो बहुत ही गूज बम्स वाला सीन था। जब उनकी आवाज भारी हो रही होती है, उनकी आवाज नहीं निकल रही होती, एंड शी इज स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, उसको अपनी बच्ची के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है कि आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं वलीद के बारे में। और जब दूसरों की बातें सुन के आते हैं ना, तो यही होता है। जिस तरह उन्होंने स्टैंड लेके अपनी बेटी की शादी रुकवाई है, उसको मार पड़ने से रुकवाई है, सो इट वाज रियली अमेजिंग कि वो सही में उन्होंने माँ बन के दिखाया कि उन्हें अपनी भी फिक्र नहीं रही थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो माया के लिए स्टैंड लिया। तो दैट वाज सो अमेजिंग ऑल्सो। दादा का रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दिखाया कि उनकी वाइफ का मिजाज उन्हें पता है, तो वो एक सेंसिबल रोल प्ले करते हैं। और मतलब इतना वो दिखाया ना कि वो अपनी बीवी को नाराज भी नहीं करते, जब वो देखते ज्यादा नाराज हो रही है तो वो जल्दी से मना भी लेते हैं, गुस्सा भी नहीं आने देते उनको, और जो है ना वो हक की बात भी करते हैं। सो ये भी जो है ना एक बहुत ही अच्छा इशू जब उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये सभी जो वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सवेरा नदीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रोल प्ले कर रही हैं। जब दिखाया कि जब उनको अपने शौहर से जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन फील होती है ना, तो वो कहती है कि अरे भाई इसमें क्या मसला है, हर चीज में तुम्हें मसला होता है। तो मतलब बहुत नेचुरल एक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा नेचुरल। और अब उनको चाहे वो जॉब से भी मसला है, उनकी जॉब से भी उनके हस्बैंड को मसला है, तो दिखाया है कि वो अपने हस्बैंड की कहीं ना कहीं परवाह करती है, लेकिन हस्बैंड जहांगीर जो है वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। और वो अपने भाई को भी इंसल्ट करता है जब उसको मौका मिलता है। बस उसकी अच्छाई सिर्फ एक दिखाई है कि भाई वो अपने पेरेंट्स से सिंसियर है, दैट्स इट। और अब वो चाह रहा है कि अपने बेटे की शादी अमल से भी कराना चाह रहा है। अभी तो लास्ट एपिसोड आई है, वो बहुत ही शैटरिंग, हार्ट शैटरिंग एपिसोड थी, क्योंकि उसमें वली को जो है वो बहुत ज्यादा जख्म पहुंचा है उसके फादर की तरफ से। तो ये जो है वो दिस इज हाउ अ पेरेंट कैन डू टू द किड। अच्छा, उसमें एक बात और है कि अगर आप कहीं भी जो है वो गलत मैसेज ना ले लें कि भाई वली जो हरकतें कर रहा है, जैसे वो लड़की के चक्कर में गाड़ी लेके चला गया और फिर बाइक वाले को मार दिया, तो आप जब उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। वो सपोर्ट नहीं थी जो उसके चाचू कर रहे थे, वो बेसिकली
परवरिश करने का तरीका सिखा रहे थे कि अगर तुम्हारे बेटे ने कोई गलती करी है, अगर सपोर्ट होती ना तो वो उसके बाप को कभी बताते नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे बाप को बताना तो पड़ेगा। तो उन्होंने जो वो सपोर्ट का तरीका ये था कि उसको तमीज से आराम से समझाया जाता, उससे पूछा जाता, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता, जब बजाय इसके आपने उसको और जब वो मारा सबके सामने। तो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ब्रॉट अप यू नीड टू डू विद योर चिल्ड्रन। थोड़ी सी जो मुझे ऑफ बात ये लगी थी कि जब पहला इंटरेक्शन था माया और वली का, सो माया ने जो है वो ओवर एक्टिंग और ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप इस तरीके के कंजर्वेटिव माहौल से बिलोंग करते हो तो भले से आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस में मसला नहीं है, लेकिन आप इस तरीके की चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको कितनी मुश्किल से जो है वो एडमिशन मिला है। और उस वक्त तो कोई ऐसा मसला भी नहीं था कि वलीद और ये वो आना जाने का, तो उस वक्त वो एक नॉर्मल लड़की थी, तो एडमिशन से पहले ही उनका इंटरेक्शन हो गया था। तो उसको जिस तरह दिखाया है कि वो इतना ज़्यादा उससे खामखा वो अटेंशन सीकर लग रही थी कि वो चाह रही है कि वली उसे अटेंशन दे, वो अवॉइड कर रहा है और वो पीछे पीछे बोले जा रही है, लड़ने के बहाने ढूंढ रही है। सो दिस इज नॉट अ सेंसिबल बिहेवियर बाय अ गर्ल। अगर कोई टकरा जाता है, सामने वाला बदतमीजी कर भी देता है, देन यू शुड इग्नोर। और वो उसको रूम में इग्नोर करके आ गया था, तो उस पर क्या लड़ने की बात थी, इग्नोर ही करना चाहिए। दैट इज व्हाट अ बॉय सपोज टू डू टू व्हेन ही सीज अ गर्ल। लेकिन वो कह रही कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया, आपका मसला क्या है, ये तो थोड़ी सी वो ऑफ बातें थी। दैट वाज नॉट द थिंग आई लाइक वेरी मच। कि टीन एज के पीरियड में जो इन्होंने एक्टर्स को लिया है, उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि बड़े एक्टर्स को लेके उन्हें टीन्स बनाने की कोशिश की गई हो। दैट इज द मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ दिस ड्रामा, कि हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ यार, इनके मसले, इनके मसाइल जो है वो इस एडोलेसेंस में क्या होते हैं। और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी आपकी जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है पेरेंट्स का, वो क्या इम्पैक्ट डालता है। आप कहते हो कि आपको उनकी फिक्र है, लेकिन ये फिक्र नहीं है। यू डोंट हैव टू कंट्रोल देयर लाइव्स, उनको अपनी लाइव्स जीने दो। हाँ, आपका हक जरूर है उन पे, आप उन्हें बताओ कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है। गलत को बताने का तरीका होता है। इफ यू कंट्रोल दैम यू विल लूज दैम। सो कंट्रोलिंग इज नॉट द सोल्यूशन। और जिस तरह सुलेमान और पन्हा अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि उन्हें मैनर्स सिखाते हैं, सिखाने में बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस आ जाता है। बाकी है कि अमल का कैरेक्टर बहुत स्वीट है, वो सबकी बात सुनती है और सबको बहुत ही उसका ब्यूटीफुल एक रिलेशन आनिया से भी दिखाया कि वो उसे किस तरह समझाती है एक बड़ी बहन होने की तरह। वली के साथ उसका कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, एंड शी इज सीक्रेटली लाइकिंग हिम, मगर उसे पता है कि वो उसकी फ्रेंड को पसंद करता है, तो वो बोल नहीं पा रही है और वो बहुत सफ़र कर रही है इस चक्कर में। उसने उसका बहुत साथ दिया है। तो ये भी जो वो उसकी दिखाई है, एक अच्छी पर्सनालिटी है उसकी, काफ़ी चीज़ें जब इस ड्रामा में अच्छी है। सो ओवरऑल आई एम रियली लाइकिंग दिस ड्रामा एंड आई एम इट इज़ हाई टाइम टू वॉच दिस ड्रामा इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस ड्रामे को देखें। वेरी मच रिकमेंडेड ड्रामा। थोड़ा सा अगर आपको ये फील होता है कि ये कुछ पुराने ड्रामों की तरह है, सो ऐसा नहीं है। स्टीरियोटिपिकल टॉपिक ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया है, डिफरेंट तरीके से किया है। ये स्टोरीज बहुत पुरानी है, ये कॉमन भी बहुत है कि जो बच्चों के मसाइल हैं ये हैं परवरिश के, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। ज़्यादातर जो फोकस होता है वो पेरेंट्स पे होता है कि भाई वो ज़िंदगी बर्बाद करें। यहाँ पे बच्चों के ऊपर फोकस ज़्यादा है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को इंड्योर करते हुए चल रहे हैं, सीक्रेट्स रख रहे हैं, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, उसमें सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई उनकी कैसे इफेक्ट हो रही है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे इफेक्ट हो रही है। उनको आप लाइट नोट पे कैसे, मतलब तरबियत जो है वो इस तरह की नहीं जाती बल्कि तरबियत हो जाती है, ये सिखाया है इस ड्रामा में। सो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू पेरेंट अ किड सून और एनी टाइम, सो यू नीड टू वॉच दिस ड्रामा। बहुत अच्छा मैसेज है। आप अपनी थॉट्स है वो ज़रूर हमें कमेंट्स में शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।